अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र में भारतीय समाज जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके टॉपिक फर्स्ट यूनिट के वर्ण, जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का क्या महत्व है, वर्ण व्यवस्था का क्या अर्थ है, किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई एवं वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ण शब्द का अर्थ। वर्ण शब्द संस्कृत भाषा के वर्ष वर्णे या वरि धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। अर्थात वर्ण शब्द का अर्थ चुनने से लिया गया है और जो वर्ण शब्द है उसके मोटे मोटे तौर पर तीन अर्थ या तीन संभावित अर्थ लगाए जा सकते हैं। पहला है वर्ण करना, जो कि चुनना, जिसको हम लोगों ने कहा। दूसरा है रंग से, रंग अर्थात किस वर्ण का है, गौर वर्ण, श्याम वर्ण। हम कहते हैं ना गौर वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण थे। तो दूसरा है रंग से, वर्ण का अर्थ रंग से भी लगाया जाता है। और तीसरा अर्थ है वृत्ति के अनुसार। वृत्ति अर्थात कार्य करने के अनुसार, किस प्रकार के कर्म करने के अनुसार। तो वर्ण शब्द के पहले अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनता है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। पहला तो जो व्यक्ति जैसा अपने व्यवसाय को चुनता है जिस कर्म के अनुसार, वह वर्ण होता है। अर्थात समान व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। जो रंग से अर्थ मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जब रंग के अर्थ में गौर वर्ण, श्याम वर्ण, पीत वर्ण, जब इस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है। और तीसरे अर्थ में वर्ण शब्द का अर्थ है वृत्ति। वृत्ति अर्थात जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान हो, एक जैसी वृत्ति हो, एक जैसी बुद्धि हो, वो वर्ण उनके लिए एक वर्ण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात समान स्वभाव वाले, समान वृत्ति वाले, समान मनोवृत्ति वाले। अब ये हम देखेंगे कि वर्ण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ऋग्वेद के अनुसार कैसे हुई है। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति पुरुष सूक्त में बताई गई है और कहा गया है कि ब्राह्मण जो हैं, चारों वर्णों में जो ब्राह्मण हैं वो परमात्मा के मुख से उत्पन्न है या मुख के रूप में हैं। क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं और शूद्र उनके पांव हैं या पैर हैं। इस प्रकार से ऋग्वेद में वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। तो अगर यदि इसकी उत्पत्ति से संबंधित हम बात करें कि जो उत्पत्ति है उस आधार पर यदि हम बात करें तो जो ब्राह्मण हैं उनकी उत्पत्ति परमात्मा के मुख से बताई गई है। अर्थात जो मुख का कार्य होता है, जो बोलने का कार्य है, इसलिए ब्राह्मणों का जो कर्म है वो शिक्षा प्रदान करना बताया गया है। इसी प्रकार से क्षत्रियों का जो कार्य है वो शारीरिक शक्ति एवं शासन का संचालन करने से संबंधित होता है। जो वैश्य हैं उनका कार्य व्यापार और कृषि के द्वारा संपत्ति का उत्पादन करना होता है और जो शूद्र है उनका कार्य सभी वर्णों की सेवा करना बताया गया है। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति या वर्ण की उत्पत्ति ऋग्वेद के अनुसार बताई गई है। अब देखेंगे हम लोग जो वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, कौन सी विशेष उसमें गुण होते हैं, ये कहें कि उनको वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार से हम डिस्क्राइब या किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। वर्ण के अंतर्गत सबसे जो पहली विशेषता है वो है गुण और कर्म पर आधारित स्तरीकरण। जब हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में स्तरीकरण पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्तरीकरण का आशय है उच्चता निम्नता का क्रम, स्ट्रेटिफिकेशन। अर्थात यदि हम बात करें तो गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। अर्थात वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के गुण और
कर्म पर आधारित थी, और बाद में जो व्यक्ति ने वर्ण के निर्धारण में जन्म पर आधारित स्त्रीकरण को मान्यता दे दी। जो जाति बनी वर्ण से, उसमें जो जन्म है उसके आधार पर स्त्रीकरण की व्यवस्था मानी जाने लगी। परंतु प्रारंभ में जो वर्ण है, प्रारंभ में यदि बात करें हम वर्ण व्यवस्था की, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कर्म पर आधारित मानी गई है। दूसरा है श्रम विभाजन पर आधारित स्त्रीकरण। अब यदि बात करें कि श्रम विभाजन मैंने आप लोगों को बताया था कि श्रम विभाजन क्या होता है। जब व्यक्ति को योग्यता के अनुसार, या ये कहें जब व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए योग्य समझा जाता है या बनाया जाता है, तो वो श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन पर आधारित स्त्रीकरण अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है उसमें यह निर्धारित था प्रारंभ से ही कि कौन से वर्ण किस व्यवसाय को अपनाकर अपना जीविकोपार्जन करेंगे, अर्थात कौन से वर्ण के द्वारा किस व्यवसाय को अपनाया जाएगा। उसी के आधार पर जो चारों वर्ण हैं अपने अपने व्यवसायों को अपनाकर समाज की उन्नति में सहयोग देते थे और अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे। अर्थात वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कर्म पर आधारित स्त्रीकरण पाया जाता है, साथ ही श्रम विभाजन पर आधारित स्त्रीकरण पाया जाता है कि पहले से ये निर्धारित होता है कि योग किस आधार पर, कर्म के अनुसार किस आधार पर किस व्यक्ति को या किस वर्ण को कौन सा कार्य दिया गया है। अगला है शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित संस्तरण। जो हायरार्की ऑफ पावर एंड राइट है, जो शक्ति और अधिकार हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न वर्ण हैं उनके अधिकार और उनकी शक्तियां निश्चित थी, अर्थात उनको पहले से ही उनके दायित्व और अधिकारों से का ज्ञान था कि किस वर्ण के कौन से दायित्व हैं, कौन से अधिकार हैं और उनको इसका प्रयोग कैसे करना है। यदि बात करें तो जो संस्थान की व्यवस्था थी, इसमें जो ब्राह्मण थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, उसके पश्चात क्षत्रियों को, उसके पश्चात वैश्यों को और उस अंत में शूद्रों का स्थान संस्थान में माना जाता था। और सभी जो वर्ण थे अपनी शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से करते थे, अर्थात उनको यह है इस चीज़ का पता था कि कौन से वर्ण को कौन से कार्य करने हैं और उन कार्यों को उन्हें किस प्रकार से, अपने दायित्वों को किस प्रकार से निभाना है, इनको इस चीज़ का उनको पता होता था। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ, धार्मिक मान्यताएं जुड़ती गई और वर्णों में परस्पर उच्च और निम्न का संस्तरण पनपने लगा। तो ये बाद में पनपने लगा, जो उच्च और निम्न का संस्तरण था ये धीरे धीरे जब धार्मिक व्यवस्थाएं इनसे जुड़ती गई, प्रारंभ में पूर्णतः कर्म पर आधारित था, उसके पश्चात इसमें प्रारंभ से ही इसमें हायरार्की तो थी, संस्तरण तो था, उच्चता निम्नता का क्रम विद्यमान था, परंतु जैसे जैसे धार्मिक मान्यताएं इसमें जुड़ती गई वैसे वैसे इसमें परिवर्तन होता गया। अगला है आध्यात्मिकता पर बल। जो जब हमने धर्म पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि धर्म का एक गुण होता है आध्यात्मिकता। तो जो आध्यात्मिकता है, और भारतीय संस्कृति में भी हमने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत आध्यात्मिकता का गुण पाया जाता है, या भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है वो आध्यात्मिकता है। तो इसी कारण जो वर्ण व्यवस्था है उनमें प्रत्येक वर्ण में धर्म को प्रमुखता प्रदान की गई है, और प्रत्येक वर्ण में धर्म को तो प्रमुखता दी गई है, साथ ही जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको गौण स्थान दिया गया है, अर्थात उनको नीचे निम्न स्थान पर रखा गया है और उच्च स्थान पर धर्म को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सामाजिक संघर्षों को जन्म देती है, इसलिए जो वर्ण व्यवस्था में है धर्म को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है, और धर्म के महत्व के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर, जागरूक रहकर और अपने धर्म का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर है। इसलिए धर्म का महत्व वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अधिक बताया गया है। और वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखा गया है, कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक हितों का तो ध्यान है ही है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत व्यक्तिगत हितों का भी ध्यान रखा गया है, व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का भी ध्यान रखा गया है।
अगला है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। प्रारंभ से ही वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह रही है कि इसमें श्रम का विभाजन विभिन्न वर्णों में निश्चित था, अर्थात व्यक्ति को प्रारंभ से ही उस व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था जो उसके वर्ण के लिए बताया गया है। प्रारंभ से ये व्यवस्था थी कि जो संबंधित वर्ण है या जिस वर्ण का व्यक्ति है उसको उससे संबंधित व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था। इससे क्या होता था, इससे व्यक्ति में उस व्यवसाय को करने की निपुणता आ जाती थी और जो व्यवसाय के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनका निराकरण भी हो जाता था। क्योंकि जब व्यक्ति कोई कार्य करेगा, कोई व्यवसाय करेगा, तो उसके बीच में जो बाधाएं हैं वो आएंगी परंतु वो दूर हो जाएंगी और जब व्यक्ति की बाधाएं वो दूर हो जाएंगी तो स्वतः ही निपुणता आ जाएगी कार्य में। अगला है गुणात्मक प्रेरणा। गुणात्मक प्रेरणा से आशय है जो क्वालिटेटिव मोटिवेशन होता है कि व्यक्ति जब किसी भी चीज़ को सीखता है, जब वर्ण व्यवस्था की विशेषता ये मानी जाती थी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती थी इस काम के लिए कि यदि वह अपने वर्ण के अनुसार, अपने वर्ण के कार्यों के अनुसार उसकी अनुपालना करेगा तो एक तो उसे सामाजिक व्यवस्था में उच्च स्थान प्राप्त होगा और साथ ही साथ जो आने वाला जीवन है उसका, उसमें उसको इसका फल मिलेगा। और जब ये प्रेरणा होती थी कि व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से पालन करेगा तो भविष्य में इसके अच्छे कर्मों से उसको उसका परिणाम मिलेगा। तो जब ऐसा माना जाता था तो स्वतः ही व्यक्ति ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित होता था। तो इसलिए व्यक्ति को गुणात्मक प्रेरणा वर्ण व्यवस्था के द्वारा दी जाती है। पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर बल। जो वर्ण व्यवस्था है वो पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर अधिक जोर देता है, या उसके अंतर्गत पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया जाता है कि व्यक्ति वर्तमान जन्म में या वर्तमान स्थिति में जो कर्म करता है उसका उसको फल आगामी आने वाले जन्मों में या आगामी जब वो जन्म लेता है आगामी जीवन में तो उसे उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो वर्तमान जिस योनि में व्यक्ति का जन्म है या वर्तमान में वो जो है वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप माना जाता है कि जो पिछले जन्म में कर्म किए थे उनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति इस जन्म में इस योनि में है और आगामी योनियों का निर्धारण भी व्यक्ति की इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे निर्धारित होता था। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में या हिंदू धर्म में बात करें तो वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता है कर्म और सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अगला है परंपरागत व्यवसायों का निर्धारण। अब जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था में तो वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता है कि इसमें प्रत्येक वर्ण के परंपरागत व्यवसाय निर्धारित होते हैं। इस कारण व्यक्ति को इसका लाभ क्या होता है, इस कारण व्यक्ति को लाभ ये होता है कि जो व्यक्ति है उसे पता होता है कि उसे कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य उसे नहीं करने हैं। तो जिन कार्यों को उसे करना है तो उसके बारे में उसे जानकारी पहले से पूर्व में होती है और व्यक्ति वो कार्य करने लगता है। तो जब प्रारंभ से ही व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसे नवीन व्यवसायों को ढूंढने की या ये कहें कि नवीन व्यवसायों को तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो जब नवीन व्यवसायों को तलाशने की आवश्यकता नहीं होती थी तो स्वतः ही व्यक्ति ऐसे कार्य करता था जो कि उसके परंपरागत व्यवसायों की श्रेणी में आते थे। तो ये सभी जो थी वो थी वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की तो जब सिंपल सी जब शुरुआत करते हैं तो हमें यही बताना है इसमें कि जो वर्ण व्यवस्था है वो पूर्णतः कर्म पर आधारित होती थी। जब प्राचीन काल में प्राचीन समय से जब वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई तो वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ पूर्णतः कर्म पर आधारित होता था और धीरे धीरे इसके अंतर्गत दूसरी चीज़ें जुड़ती गई और दूसरी चीज़ें जुड़ने के पश्चात भी जो वर्ण व्यवस्था है उसका स्वरूप वो ही रहा, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और आगामी वीडियो में हम लोग
इसी की आगे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को अब कम से कम रेगुलर ये वीडियो देखने चाहिए, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।